मार्कर है बाहर, वो लेकर आओ, मार्कर लेकर आओ। पेपर देखा आपने? देखा? आया कुछ? हाँ? अब नाम क्या है? आ गया, दूर दूर मत बैठ। सब आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। लगभग 20+ क्वेश्चंस, नहीं, इकोनॉमी और मेरा साइंस एंड टेक का जो बैच था 20+ क्वेश्चंस आए थे वहाँ से। एसएसबी को जो मैंने पढ़ाया था उसमें से लगभग 5 सवाल आए थे एसएसबी में से। इकोनॉमी काफ़ी आसान था, पर हमने डिस्कस करना है जो परसों तक हमने यहाँ पढ़ा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पेपर में जब हम साइंस निकालते हैं, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है एक तरीके से, पर आपका एक सवाल अच्छा निकल जाता है। चलिए लिखिए सवाल, वो करके दीजिए मुझे। ये मैंने पढ़ाया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ hereditary diseases, consider the following statements. Number 1, passing on mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg. Statement 2, a child inherits mitochondrial diseases entirely from mother and not from father. ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शन बोलना है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2। करके दो। अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, मेरे नोट्स में से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा आपको। बोलो। Consider the following statements regarding hereditary diseases. Number 1, passing on mitochondrial diseases from parent to child can be prevented, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है by mitochondrial replacement therapy। ये कौन सी थेरेपी है? माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन, पढ़ा ना? उसके बाद either before or after in vitro fertilization, ये सही है? अगर आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे फिर वो तो हो गया ना IVF, वो तो हो चुका है। आफ्टर के बाद कैसे आप माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन करेंगे? सो इट इज ओनली बिफोर। आफ्टर क्या है? गलत है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है। अ चाइल्ड इनहेरिट्स, हाँ ये ठीक है स्टेटमेंट, फादर से नहीं होता है। क्यों? तो एग सेल्स, वेरी गुड। सेकेंड स्टेटमेंट क्या आपकी? राइट। तो आंसर क्या हो गया? 2 ओनली। इजी क्वेश्चन था ना, परसों ही पढ़ा हमने। और भी हम बहुत सारे डिस्कस कर सकते थे, पर क्योंकि अभी हमने शुरू ही किया है तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। So this was a direct question from biotechnology, mitochondrial replacement therapy पर। आगे बढ़ते हैं।
तो हम अभी बायोटेक कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, रिवाइज किया है। चलिए कॉपी बंद करो, करो बंद। वन सा आसिम, डीएनए में कौन कौन सी बेस होती है? हाँ, साइटोसिन, शाबाश। माजिद, आरएनए डबल स्टैंडर्ड है सिंगल स्टैंडर्ड? आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है सिंगल स्टैंडर्ड? डीएनए ऐसे होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? डबल स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं? डबल। बनाया ना ये, तो आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक। आपका नाम क्या है? बुरहान। बताइए बुरहान, क्लोनिंग का प्रोसेस मेथड क्या है? क्लोनिंग कैसे की जाती है? कितने मेथड है ये बताओ? दो है। कौन कौन सा? एक तो आर्टिफिशियल। क्या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग और सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। शाबाश। इकरा बताओ क्लोनिंग के टाइप्स कौन कौन सा? चुप करो। शाबाश। यस, रिप्लेसमेंट, क्लोनिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन। क्या होता है माइक्रो प्रोपगेशन? सोमा क्लोन्स किसको कहते हैं? शाबाश। क्या होता है आइडेंटिकल? हैप्लॉइड सेल क्या होती है? एग सेल। उसमें होता क्या है सर? ठीक। डाउन सिंड्रोम? में सर 21 जो ईयर है वो सर एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है, डिसऑर्डर होता है सर। डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट होता है। ठीक। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 47। चलो ठीक है, रिवाइज करो साथ साथ। आज हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट टाइम कैंसर का ट्रीटमेंट पढ़ा, उसमें मैंने बायोटेक का आपको बताया कि कैसे हम बायोटेक की मदद से कैंसर का ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आज हम जो भी बायोटेक में करते हैं इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपको नोट्स भी मिलेंगे, मैं यहां भी लिखाऊंगा, पहले समझो इस चीज को, ठीक है? कुछ चीज लिखने की जरूरत नहीं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो आपको नाम से क्या लग रहा है क्या होगा ये? ह्यूमंस के बारे में कुछ है। ह्यूमंस के किसके बारे में? जीन्स के बारे में। जीन्स और जीनोम में क्या फर्क है भाई? जीनोम क्या होता है? सेट ऑफ ऑल जीन्स, बॉडी में जितने भी जीन्स है उनका सारा सेट। तो इंसान के अंदर जितने जीन्स है उसको स्टडी करने के लिए ये क्या है? एक प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या करना था हमें? ये प्रोजेक्ट शुरू होता है 1990 में। 1990 में दुनिया भर के कमाल के बायोटेक्नोलॉजिस्ट वो जमा होते हैं, बहुत कमाल के साइंटिस्ट्स, वो वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में मिलकर क्या करते हैं? वो ये कहते हैं कि इंसान के अंदर जितना भी उसका जीनोम है, यानी जितना भी उसका क्या है, डीएनए में जितने भी जीन्स है, वो सारा जीन, उसका सारा जीनोम, हम उस पूरे जीनोम को सीक्वेंस करेंगे। क्या करेंगे? सीक्वेंस करेंगे। तो इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स जीनोम सीक्वेंसिंग।
जहां पर इंसान के अंदर जो भी जीनोम है उसको हम क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे। सीक्वेंस करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये इंसान का डीएनए है ना, ये है इंसान का डीएनए। डीएनए में हम क्या देखते हैं, उसकी सीक्वेंस क्या है, लेकिन किसकी सीक्वेंस? बेस पेयर्स की, है ना, पढ़ा ना। तो जैसे एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, ऐसे करते करते आपकी सीक्वेंस क्या है, पूरे डीएनए की। फिर इसमें कोई खास सीक्वेंस होती है जो जीन कहलाता है, फिर एक और खास सीक्वेंस जो जीन होगा, ऐसे एक और होगा जो जीन होगा। ऐसे ही हमारे जीन्स कितने हैं? लगभग 25,000 जीन्स होते हैं हमारे डीएनए में। कितने? 25,000। इन सारे जीन्स की, पूरे जीनोम की हमें क्या करनी है? ये सीक्वेंस निकालनी है कि किस जीन की कौन सी सीक्वेंस है। समझ आया आपको? ताकि हमें मालूम पड़े इस जीन की सीक्वेंस क्या है, इस जीन की सीक्वेंस क्या है और इस जीन की सीक्वेंस क्या है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस निकालने से होगा क्या? ये सीक्वेंस निकालने से होगा क्या? आपको क्या फायदा मिलेगा सीक्वेंस निकालने के लिए? अब इसका फायदा मैं आपको ऐसे एक समझाता हूं एग्जांपल से। अगर मैं लिख रहा हूं, सपोज मैं लिख रहा हूं लेवल होती है ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। मैं लेवल लिख रहा हूं, मुझे बोलो ये स्पेलिंग सही है? स्पेलिंग सही है? कहां पे गलती है? यहां पर। सही स्पेलिंग क्या है? LEVEL, है ना। तो यहां पर आपको ए को रिप्लेस करना है किससे? ई से। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको लेवल की स्पेलिंग ही नहीं पता है, क्या आप बता सकते हैं गलती कहां पर है? नहीं। जब आपको खुद स्पेलिंग नहीं पता है, आप कैसे बताएंगे गलती कहां पर है? जब आपको सही स्पेलिंग पता है, व्हेन यू नो द राइट आंसर, तभी जाके आप डिफेक्टिव स्पेलिंग को निकाल सकते हैं कि डिफेक्ट कहां पर है। बिल्कुल ऐसे ही हम सही सीक्वेंस निकालना चाहते हैं। कल को किसी बच्चे में अगर सीक्वेंस और होगी तो हम बोल पाएंगे इस जगह पर उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपके पास एक सही सीक्वेंस पहले से होगी, उसके साथ कंपेयर करने के बाद आप बोल सकते हैं किस बच्चे में सीक्वेंस सही है, किस बच्चे में सीक्वेंस गलत है। सपोज मेरा बच्चा पैदा हो गया, वो बीमार है, उसके अंदर डाउन सिंड्रोम है, तो मैंने उसका डीएनए निकाला, उसका डीएनए टेस्ट कराया, मुझे मालूम पड़ा कि उसके डीएनए के कौन से हिस्से में कौन सी सीक्वेंस खराब है। कैसे मालूम पड़ा? मैंने उसको कंपेयर किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सीक्वेंस के साथ। तो हमने एक सही सीक्वेंस निकालने के लिए, एक राइट सीक्वेंस निकालने के लिए, कि आपकी एक सही स्पेलिंग आपको पता हो, तब जाके जब कोई पेशेंट आएगा और उसकी सीक्वेंस आप निकालेंगे, आप उसको कंपेयर करेंगे सही सीक्वेंस के साथ, फिर आप बता पाएंगे कि इस जगह पर गलत स्पेलिंग है, इस जगह पर गलत सीक्वेंस है, ताकि आप उस जगह पर फिर कोई जीन थेरेपी कर सके, कोई जेनेटिक एडिटिंग कर सके उसकी सीक्वेंस को ठीक करने के लिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मकसद क्या था? मकसद क्या था? क्या करना है आपको? इंडिया के अंदर जितने, बॉडी के अंदर जितने भी जीनोम है उसको क्या करना है? सीक्वेंस करना है। पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करानी है, जिसमें लगभग 3.3 यानी 330 करोड़ बेस पेयर्स की आपको सीक्वेंस निकालनी थी। 3.3 बिलियन बेस पेयर्स। ये जो है ना, ये डीएनए में ये क्या होती है? बेस पेयर है ना, ये ऊपर वाली बेस, नीचे वाली बेस, ऊपर वाली बेस, नीचे वाली बेस, इनको हम बेस पेयर कहते हैं। पढ़ा था ना मैंने? ऐसे बेस पेयर कितने हैं हमारे एक डीएनए में? 330 करोड़ बेस पेयर्स। इन सारे बेस पेयर्स की आपको सीक्वेंसिंग करनी है, जिसमें से आपको जीनोम सीक्वेंसिंग भी मिलेगी। इस पूरे डेटा को, जो इतना ज्यादा डेटा होगा, उसको आप फिर स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद आपको अब सही स्पेलिंग मिल गई, फिर आप जिस भी बच्चे की टेस्टिंग कराएंगे उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर पता चलेगा बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं है। समझा? मकसद समझा इसका क्या है? ठीक है। और दैट वाज द प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू कब होता है? और इन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को, एक इंसान के, इस इंसान के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए इन्होंने 15 साल रखे। 15 साल, जिसमें से दुनिया भर से बड़े बड़े साइंटिस्ट काम करते थे। उन्होंने कहा कि 15 साल हमें लगेंगे ह्यूमंस के जीनोम को सीक्वेंस करने में। तो उन्होंने एक अमेरिका में कुछ वाइट कॉकॉशन से, यानी जो लोग हैं वहाँ पे जो रहते हैं, वाइट रेस है उनकी, है ना, वो गोरे लोग, उन लोगों को उनका एक सैंपल लिया, उनका जीन लिया, फिर उनका डीएनए लिया और उसको सीक्वेंसिंग की, और एक राइट स्पेलिंग करके एक मानिए आप सही आपका सीक्वेंस निकाला। इसकी वहाँ एग्जीबिशन भी होती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो उन्होंने सीक्वेंस निकाली ना, कितनी सीक्वेंस होती है वो? 330 करोड़ की। तो वो लेटर्स उनके बड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं दीवार, इतने बड़े बड़े दीवार में एक पूरा बड़ा पेज है जिसपे ऐसे लिखा है ATTTCCCC करते करते दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे ही पूरे दीवार पे इसी सीक्वेंस लिखी हुई है। 330 करोड़
बेस पेयर्स की। तो ये सीक्वेंस कहाँ है? हमारी बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर। तो ये उन्होंने सारी सीक्वेंस लिखी हुई है कि इंसान के अंदर कौन कौन सी सीक्वेंस है। आपको नेट पे मिल जाएगा, वो पिक्चर है उनकी, पूरे बड़े बड़े पेजेस पे, दीवार के जितने पेजेस पे ऐसे लिखा कर रहा है, ATTCCC करते करते पूरी सीक्वेंस लिखी है। समझ आया आपको? इसको करने में कितना टाइम लगा उनको? कितना टाइम रखा था उन्होंने? 15 साल। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने यानी कब तक चलता फिर? 15 साल ऐड करो इसको, 2005 में ख़त्म होना था ना, 2003 में ही ख़त्म हुआ है, 2 साल पहले। तो उन्होंने सिर्फ 13 ईयर्स में इंसान के पूरे जीनोम की क्या की? सीक्वेंसिंग की, सही स्पेलिंग निकाली, ताकि आप उसको किसी और के साथ कंपेयर करके गलत डिफेक्ट निकाल सकें। जैसे आपके पास सही स्पेलिंग ऑलरेडी है, अब आप कहीं पर भी इसको देखेंगे कि यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर गलती हुई, तो टेस्ट करके आपको पता चलेगा कि हम जब इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि गलती कहाँ पर हुई। समझा? और दैट वाज द मेन फोकस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लिखते हैं थोड़ा। Human genome refers to the entire genetic makeup of human beings. Human genome refers to the entire genetic makeup, the entire genetic makeup of human beings. It was formally stored in, it was formally stored, formally stored, it was formally started. It was formally started in 1990. 1990, originally as a 15-year project. Originally as a 15-year project, coordinated by US Department of Energy, US Department of Energy and National Institute of Health. National Institute of Health. The project was completed. The project was completed in 2003. The project was completed in 2003 under the director Francis Collins. Under the director Francis Collins. तो इनकी डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। दुनिया को पहली बार इंसान के जीनोम की सीक्वेंस मिलती है। समझ आपको? और जब इन्होंने हमारे डीएनए को स्टडी किया, इंसान के अंदर किस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है, और फ्रांसिस कॉलिंस ने जब ये प्रिसाइसली स्टडी किया और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया, जिससे आज हमें जो बायोटेक्नोलॉजी मिलती है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की देन है। पूरी दुनिया को जो बायोटेक्नोलॉजी मिली वो इस बंदे की देन है। और फ्रांसिस कॉलिंस ने जब डीएनए स्टडी किया इस प्रोजेक्ट के बाद, ही रिवर्टेड टू इस्लाम। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनको पता चला कि ये जो इंसान के अंदर जो इंसान के अंदर डीएनए है, कुछ कुरान की वर्सेस पढ़ी उन्होंने, and he later on converted to Islam. He is a Muslim right now, and he was उससे पहले ये एथियस्ट थे, धीरे धीरे ही कन्वर्टेड को पता चला, क्योंकि कुछ वर्सेस है जो ये चीज़ें इनडायरेक्टली रेफर करता है कुरान में ये सब। तो उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया। तो आज भी वो मुस्लिम कंट्रीज़ में जाकर इंसान के डीएनए के बारे में स्पीचेस देते हैं और कुरान से वर्सेस कोट करते हैं। ठीक है। सो दिस वाज द प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. Human Genome Project was an international effort, was an international effort to identify,
and locate, to identify and locate all the genes and understand their sequence. Understand their sequence of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है ना, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ऑब्जेक्टिव, HGP का ऑब्जेक्टिव लिखिए. टू आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेटली, to identify approximately all the 25,000 genes in human body. To identify approximately all the 25,000 genes in human DNA. In human DNA. Next point इसी के अंदर to write down the sequence of 3 billion base pairs. To write down the sequence of 3 billion base pairs that make up the human DNA. That make up the human DNA. तीसरा, to store this information in databases. To store this information in databases. Benefits, इस project के benefits. The importance of the project. The importance of the project, stems from the fact that it holds the key to almost everything that defines a human body, that defines a human being, including physical traits, habits, and more importantly, proneness to diseases. Proneness to diseases. Proneness to diseases. Next point. The better understanding of genome, might help in diagnosing genetic diseases at an early stage. At an early stage. है ना? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको क्या मिला? हर जीन की सीक्वेंस मिली. अब आपको सीक्वेंस पता है कि सही सीक्वेंस क्या है. अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बीमार है, बार बार बीमार हो रहा है, या कोई लेडी है उसका बच्चा मिसकैरेज हो रही है, बार बार बच्चा मर रहा है, तो देखा जब बच्चा पैदा हुआ तो देखा उसका डीएनए निकाला और उसको मैच किया और पता चला कि इसके फलां जीन में फलां प्रॉब्लम है. जब आपने उसको क्या किया? मैच किया. इसको हम जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं. ठीक है. तो जब आपके पास सही स्पेलिंग ऑलरेडी है उसको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो एज अ रेफरेंस पॉइंट, ताकि आप उसको मैच कर सके किसी के भी डीएनए के साथ. समझा?
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो जीनोम प्रोजेक्ट जो स्टार्ट बना तो उसमें कोई भी बंदा उठाया, कोई भी मतलब आदमी उठाया, कोई भी मतलब अगर उसी आदमी में से कोई जनरेट, इसलिए हमने एक आदमी नहीं लिया, हमने एक सैंपल उठाया और वो सैंपल अमेरिका में कुछ लोगों को हमने एक सैंपल में लिया और वहाँ से हमने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया। इसका मैं बेहतर जवाब आपको दूंगा जब हम इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वो जीनोम प्रोजेक्ट में हमने अंग्रेज़ों को उठाया था तो उसमें अंग्रेज़ों वाले जीन्स थे। अब हमने वो इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, इसलिए इंडिया के लिए हमने अलग से जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया। वो करंट अफेयर्स में है, वो पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। ये फिलहाल मैं अभी शुरू कर रहा हूँ HGP। अब देखिए HGP में क्या हुआ, HGP में उन्होंने कहा कितने बेस पेयर्स की सीक्वेंस करनी थी, 300 करोड़ है ना, ATTCC GGGACTAG ऐसे करते करते 300 करोड़ सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में उन्होंने कहा कुछ ही ऐसी सीक्वेंसेस है जो क्या बनाती हैं, जीन्स। जीन्स की वजह से क्या होते हैं, कोडिंग होती है किसकी, प्रोटीन्स की। कुछ ही जीन्स ऐसे हैं जो क्या बना पाते हैं, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स बनने के बाद आगे का प्रोसेस खुद चलेगा जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। प्रोटीन से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से बॉडी, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। आपको चाहिए क्या, प्रोटीन। वो किससे बनता है, जीन्स। बिल्कुल ऐसे ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीन कोडिंग प्रोटीन्स, इनको हम कहते हैं ये जीन कोडिंग प्रोटीन्स। ये ऐसे जीन्स है जो क्या कोड करते हैं, प्रोटीन्स। कोडिंग का मतलब क्या, याद है वो इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, न्यूक्लियस में, लेकिन प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, बाहर, ठीक है। तो ये बाहर कैसे जाती है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, वो एमआरएनए को देता है, एमआरएनए इसको देता है, ठीक है। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है ना मैंने, ये वही चीज है। इंफॉर्मेशन कहाँ है, ये है इंफॉर्मेशन, ये है इंफॉर्मेशन, ये जीन्स में होती है, ठीक। इन्हीं इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके प्रोटीन्स बनते हैं ना, प्रोटीन्स की कोडिंग होती है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, जीन कोडिंग प्रोटीन्स। समझ आ रहा है सबको। अब यहां पर कुछ ही ऐसे जीन्स है जो क्या कर पाते हैं, कोडिंग कर पाते हैं, किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए। तो बाकी का डीएनए क्या करता है, यानी मैंने आपको सिर्फ बोला 25,000 जीन है, तो 25,000 जीन्स को रख लो, चलो मान लिया कि 25,000 जीन्स इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, लेकिन बाकी जो आपका 300 करोड़ सीक्वेंस है वो किस काम के लिए है फिर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने कहा बाकी का जो आपका सारा डीएनए है जो प्रोटीन्स को कोड नहीं करता, वो सारा का सारा जंक डीएनए है, बकवास, किसी काम का नहीं। क्या है, जंक डीएनए। तो उसने कॉन्सेप्ट किसका दिया, जंक डीएनए का, कि उस डीएनए का कोई काम नहीं है। लेकिन हमें एहसास हुआ कि बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना काम के हो। तो हमने कहा कि नहीं, इसको भी स्टडी करने की जरूरत है कि असल ये क्या काम करता है। तो हमने 2003 में खत्म हुआ ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कब से, 1990 से कब तक था, 2000। इसी साल हमने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट एनकोड। प्रोजेक्ट एनकोड मकसद क्या था, कि जो रिमेनिंग पार्ट है डीएनए का उसको स्टडी करना, कि उसका क्या मकसद है। समझ गए आप, ताकि आप इंटरप्रेट कर सके कि क्या चीज है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, सिर्फ सीक्वेंस किया, सिर्फ सीक्वेंसिंग की, लेकिन हमने डीएनए को इंटरप्रेट नहीं किया। अब क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे। एनकोड का मतलब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डीएनए एलिमेंट्स, प्रोजेक्ट का नाम, सब हेडिंग प्रोजेक्ट एनकोड। प्रोजेक्ट एनकोड, फुल फॉर्म एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डीएनए एलिमेंट्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डीएनए एलिमेंट्स। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है सर। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर एक की, आपको ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आप पेपर देखो, बिल्कुल आसान सवाल आते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक क्वेश्चन आया था, एडिनो वायरसेस और रेट्रोवायरसेस में क्या फ़र्क है, ये इतना आसान सवाल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। एडिनो में डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, रेट्रो में आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, इतना सा सवाल था पर कल के पेपर में। लाइकवाइज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी ना हमने, आज उसका इस्तेमाल होता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स बनाने के लिए।
तो ये मैं पढ़ाऊंगा जब हम वैक्सीनेशन पढ़ेंगे हेल्थ में, वो हमारा लास्ट का टॉपिक है। हेल्थ में जब मैं इम्यूनोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ वैक्सीन्स में न्यूमोकॉकल वैक्सीन्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स होते हैं। तो आज वो वैक्सीन्स भी बनाए जाते हैं जो RDT की मदद से बनाए जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम बैक्टीरियाज और वायरसेस को लेते हैं। सो ये बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, आपको उसमें ज़्यादा घुसना नहीं है कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है, क्या क्या नहीं होता है। वी डोंट नीड दैट, ना ही कोई पूछेगा आपसे। प्रोजेक्ट एनकोड, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ DNA एलिमेंट्स, किसके लिए था? लिखिए, इट वॉज अ फॉलो अप ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इट वॉज अ फॉलो अप ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लॉन्च्ड इन कब? 2003। जिस टाइम HGP खत्म हुआ उसी टाइम हमने ये शुरू किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लॉन्च्ड इन 2003 with the worldwide effort, involving more than 400 scientists and research organizations. More than 400 scientists and research organizations. Human Genome Project sequenced the DNA that make up the human genome. Whereas Project ENCODE seeks to interpret this sequence. Seeks to interpret this sequence. It was launched by United States National Health Genome Research Institute. National Health Genome Research Institute. US National Health Human Genome Research Institute. Researchers embarked on the ENCODE project. Researchers embarked on the ENCODE project to figure out the purpose of the remaining 99% of the DNA. 99% of the DNA. The scientists discovered that this part of the DNA which was considered as junk DNA actually has a role in regulating the activity of particular genes.
तो हमें मालूम पड़ा ये जो आपके जीन्स थे, आपको याद है जब हम करते थे आपका पर्टिकुलर जीन, फिर साथ में क्या लगाते थे, एनहांसर जीन, साइलेंसर जीन, यानी ये जो आपका साइड होता था डीएनए का, ये इसको रेगुलेट करता था, है ना, एनहांस करता था, साइलेंस करता था। बिल्कुल ऐसे ही ये आपका पर्टिकुलर जीन है, इनकी एनहांसमेंट, इनकी साइलेंसिंग में रेगुलेशन कौन करता था, आपका जंक डीएनए। तो जंक डीएनए का आज हमें काम पता चल गया है। इसका मकसद क्या है, आपके जीन्स को रेगुलेट करना, ठीक है। और ये हमें किस में मिला, प्रोजेक्ट एनकोड में। समझ आ रहा है। तो ये थोड़ा बेसिक था। अब हम समझते हैं इंडिया ने इसके रिलेटेड क्या किया। अब इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है बाय द नेम ऑफ इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट। इससे पहले क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ना, अब क्या है, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट। इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट क्या किया होगा, इसमें इंडियंस को लिया होगा और उनके जीनोम को क्या किया होगा, सीक्वेंस किया होगा, ठीक है ना। क्यों किया, अगर एचजीपी ऑलरेडी कर चुका है ये चीज, एचजीपी ने नो डाउट हमें सीक्वेंसिंग दी, लेकिन उन्होंने जो सैंपल लिया था, उन्होंने जो लोगों से सैंपल लिया था, वो कौन से लोग थे, वो वाइट कॉकॉशंस थे। कौन थे, वाइट कॉकॉशन, जो आपके गोरे होते हैं, खासकर वो यूएस वाले या यूरोप, एंग्लो सैक्सन्स, उनको हम कॉकॉशंस कहते हैं, ठीक है। कॉकॉशन रेस है वो अपनी, जैसे अफ्रीकन ब्लैक रेस, जैसे वाइट कॉकॉशन रेस, ठीक है। हमारे यहाँ आर्यन रेस, तो हम आर्यंस हैं, लाइकवाइज वो आपकी कॉकॉशंस रेस है। तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो सैंपल लिया, किन से लिया, कॉकॉशंस का, लेकिन इंडियंस कॉकॉशंस नहीं है। इसीलिए ये वाला जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो इन्होंने डीएनए निकाला सीक्वेंस करके, ये हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट नहीं था, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये किन की है, कॉकॉशंस, वाइट कॉकॉशंस की। तो हमने क्या कहा, हमने कहा क्या, क्यों ना हम ऐसा करें, इंडियंस को ही ले और इंडियंस से ही हम अपना रेफरेंस पॉइंट बनाएं, उन्हीं का अपने लोगों का डीएनए ले और उन्हीं उसी को सीक्वेंस करें, उससे फिर हम अपने लोगों की हेल्थ अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। समझा। तो आपको करना क्या था, आपको एक रेफरेंस पॉइंट बनाना था ना। यहाँ पर भी आपने रेफरेंस पॉइंट बनाया, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट किसके लिए बेहतर है, कॉकॉशंस के लिए, और हमें अपने इंडियंस के लिए अपना रेफरेंस पॉइंट बनाना था। इसीलिए इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने 10,000 इंडियंस को चुना, नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट लेकर। उन 10,000 इंडियंस में से हमने क्या लिया, डीएनए सैंपल्स। उससे आज हम क्या बना रहे हैं, इंडिया का अपना जीनोम प्रोजेक्ट, इंडिया का अपना रेफरेंस पॉइंट, जो आने वाले सालों में इंडियंस के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम उससे फिर रेफरेंस पॉइंट्स के साथ मैच करके बच्चे की जेनेटिक डिजीज बचा सकते हैं। समझ आ गया आपको। अब इंडियंस में वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो वहां हो रहा था, वही अब इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट। समझ आ रहा है। तो इंडिया में क्योंकि डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे अगर देखा जाए ना, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, जो बीजेपी के एमपी थे, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि मुसलमान अपने आप को कहे कि वो ओरिजिनली हिंदू था, ठीक है, कि वो जो उसके जो जद थे, उसके बाप आबा व अजदाद, वो असल हिंदू थे, उन्होंने कन्वर्ट किया, और हम है ही सारी आर्यन रेस, हमारी अपनी संस्कृति है। क्योंकि वो अभी आपको पता है, दे बिलीव कि मुस्लिम्स जो है ये आउटसाइडर्स है, जो बाहर से आए हैं। मोहम्मद बिन कासिम, पता नहीं, मुगल्स भी बाहर से आए, फिर उन्हें इंडिया में सेटल किया। ऐसे ही अब्दाली आया, वो आया, ये आया, ये सारे लोग बाहर से आए हैं। हमारे जो अपने इंडियंस हैं, हमारा अपना कल्चर है, एक द्रविडियन कल्चर है जो साउदर्न इंडिया में चलता था, एक आर्यन कल्चर है, आर्यन रेस जो वैदिक कल्चर है हमारा, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेद, यजुर्वेद, मनुस्मृति वगैरह, ये हमारे अपने कल्चर है। लेकिन दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। आपको पता है इंडिया में जो असल इंडियंस है, जो यहीं पे रहते थे, वो सिर्फ द्रविडियंस हैं। कौन? द्रविडियंस। साउथ में जो आर्यंस थे, जहां से वेदास आई है, जहां से आज हिंदू कल्चर बना है, ये आर्यंस भी सेंट्रल एशिया से आए हैं, ठीक है। ये उनकी भी माइग्रेशन हुई थी। आर्यंस ने जिनको अपने जो आपका पूरा ये
खुदाउन का पूरा लिस्ट है, आपकी किताबें हैं, पूरी संस्कृत नॉलेज है, ये सारा का सारा आर्यंस का है, और आर्यंस खुद बाहर से आए, तो वो तो इंडियंस नहीं हुए उस हिसाब से। तो इंडिया में ये कैपेसिटी है, इंडिया ने हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर इवन मिडिवल तक इंडिया ने हमेशा लोगों को होस्ट किया है। जितने भी दुनिया भर से लोग आए उनने इंडिया को अपना घर बनाया और इंडिया में ही सेटल हुए। मुगल ब्रिटिशर्स की तरह नहीं थे, ब्रिटिशर्स आए यहाँ से लूट के ले जाते थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे। मुगल्स इंडिया आए और इंडिया को अपना घर बनाया और इंडिया में ही रहे, इंडिया से ही कमाया, इंडिया पे ही खर्च किया, उनका घर बना। और इंडिया ने थ्रू आउट द हिस्ट्री लोगों को होस्ट किया है बाहर से, और इंडिया बना ही इतना डाइवर्स। अब देखिए इंडिया में नॉर्दर्न साइड से आपको गोरे लोग दिखते हैं, साउदर्न साइड से आपको थोड़ा ब्लैक रेस दिखती है, ईस्टर्न साइड से आपको चाइनीज टाइप के लोग दिखते हैं, वेस्टर्न साइड से आपको पठान टाइप के लोग दिखते हैं। तो ये डाइवर्सिटी है इंडिया की। अब इस डाइवर्स कल्चर में, डाइवर्स रेस में हमें हर बंदे से सैंपल लेना पड़ता ताकि इंडिया का एक रेफरेंस पॉइंट बनता। इंडिया में कमाल की वर्टिकल डाइवर्सिटी है, कमाल की हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिटी है। इंडिया ऐसा नहीं है जैसा यूरोप है, यूरोप में यू हैव अ कॉकॉशन रेस और वही आगे चलती है। आपको जान के हैरानी होगी, कॉकॉशंस असल में याजूज माजूज की नस्ल में से है। कॉकॉशंस वही हो गए, वो कोई ऐसे नहीं है जो ज़मीन के अंदर निकलेंगे। फिर पढ़ते हैं ना बचपन में कि याजूज माजूज निकलेंगे, वो छोटे छोटे नेठस्सुम इंसान, फिर वो खाएंगे सबको। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बनी आदम है, हमारी तरह लोग हैं। उनको एक कहते हैं जुल्करनैन ने दीवार के अंदर बंद किया, वो दीवार उनने निकल के वो लोग, वो कॉकॉशंस है असल में। एक जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको दिखेगा जैसे ये आपका सेंट्रल एशिया है, जैसे यहाँ से आपके दो सीज़ है, कैस्पियन सी एंड द रेड सी, यहाँ से जॉर्जिया है वगैरह वगैरह, ये आपका टर्की। तो ये इतनी सारी कंट्रीज़ जो है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ों की रेंज है, इनको हम कॉकॉशन माउंटेन्स कहते हैं, कॉकॉशन माउंटेन्स। और इसमें एक बीच में वेंट है, इसको हम दारियल गॉर्ज कहते हैं। यहाँ से वो लोग जो याजुज माजुज के थे वो आते थे नीचे और यहाँ करप्शन करते थे। फिर जुल्करनैन ने ये यहाँ पर दीवार बनाया था और वो हट गया कब का, प्रॉफिट के टाइम ही वो उसमें छेद हो गया था। तो तब से तो 1400 साल हो गए, वो निकल गए भी। फिर वो स्प्रेड हुए यूरोपिया में, एंग्लो सैक्सन्स सब याजुज माजुज की नस्ल से है। फिर कोलंबस, वो भी उसी से था। कोलंबस ने फिर यूनाइटेड स्टेट्स को डिस्कवर किया, यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेशन हुई यूरोप से, तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो नस्ल है वो भी कॉकॉशंस है। सो ये सारी नस्ल उन्हीं की। फिर वही लोग ऑस्ट्रेलिया आए, साउथ अफ्रीका आए, तो ये सारी की सारी नस्ल कॉकॉशंस की याजुज माजुज नस्ल है। चलिए उसको छोड़िए, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि इस नस्ल का अपना रेफरेंस पॉइंट था, हमारी नस्ल का हमें अपना रेफरेंस पॉइंट चाहिए। उसके लिए इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट थोड़ा लिखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ क्लियर्ड, उन्होंने इसमें क्लियरेंस दी है, हैज़ क्लियर्ड एन एम्बिशियस जीन मैपिंग प्रोजेक्ट। एन एम्बिशियस जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है ना, एक तरीके से मैपिंग ही तो कर रहा है जीन्स की, इसको जीन मैपिंग भी बोल सकता है। जीन मैपिंग प्रोजेक्ट दैट इज बीइंग described as, अखबारों में इसको जो इसके बारे में जो लिखा जा रहा है, that is being described as inverted commas first scratching of the surface, described as inverted commas begin first scratching of the surface of the vast genetic diversity in India, of the vast genetic diversity in India. This mega project hopes to form this mega project hopes to form a grid after collecting
10,000 samples from across India to arrive at a representative Indian genome. To arrive at a representative Indian genome. Indian Genome Project will aim at vastly adding to the available information. Aimed at vastly adding to the available information on the human species. On the human species. Vastly adding to the available information on the human species. Human species. Next, studying and understanding Indian genome would provide bedrock of personalized healthcare. Would provide the bedrock of personalized healthcare. Personalized healthcare. क्या है पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर? देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो. पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, ये किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है एज एन ऑप्शन. करो इसको पहले.